नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने जो करने जा रहे हैं वो है जूलॉजी में बीएससी पार्ट सेकंड ईयर, बीएससी बीएड सेकंड ईयर और उसका पार्ट है 20वां 20th पार्ट है। अपने जूलॉजी के अंदर जो बुक चल रही है वो है कोर डेटा। स्टूडेंट अपने जो अभी तक पढ़ चुके हैं वो था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबिया के सामान्य लक्षण। ये हमने पिछली 19वीं क्लास के अंदर पढ़ा था। आज अपने जो भी कैरेक्टर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फीबिया, एम्फीबिया का जो क्लासिफिकेशन है उसकी हम आज बात करने जा रहे हैं। तो एम्फीबियंस के बारे में जनरल आपको बताया था कि एम्फीबियंस जो हैं मोस्टली जल और स्थल दोनों जगह रहते हैं। इनकी जो ये कह सकते हैं कि जो ये वयस्क अवस्था जो है वो तो रहती है स्थल पर, और जो इनकी जनन करने के लिए जो अवस्थाएं हैं वो मोस्टली जल के अंदर जाती हैं। तो ऐसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद में यदि आज हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एम्फीबिया जो है उसको दो क्लासेस के अंदर बांटा गया है। पहली क्लास सब क्लास के अंदर बांटा गया। पहली सब क्लास जो है उसका नाम है स्टिगोसिफेलिया और दूसरी जो सब क्लास है उसका नाम है लिस एम्फीबिया। तो एम्फीबिया जो है उनको दो सब क्लास में बांटा है, स्टिगोसिफेलिया और लिस एम्फीबिया। स्टिगोसिफेलिया की यदि हम बात करें तो ये सारे के सारे विलुप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? विलुप्त, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिनका हम थोड़ा सा जिक्र हालांकि करेंगे, परंतु वर्तमान संदर्भ में बस इनको हम जैव विकास की दृष्टि से पढ़ सकते हैं या जैव विकास को देखने के लिए इनको हम अध्ययन करते हैं। वर्तमान में इनकी जातियाँ जीवित नहीं है क्योंकि सारी विलुप्त हो चुकी है। तो स्टिगोसिफेलिया जंतु हैं, इनकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो 5 पाँव जो होते हैं इनमें प्रत्येक पाँव में कितनी अंगुलियां होती हैं? 5 अंगुलियां होती है। क्योंकि जब हमने एम्फीबिया की बात की थी तो एम्फीबियंस टेट्रापोडा के अंदर आते हैं और टेट्रापोडा की विशेषता होती है जिनके अंदर 4 पैर होते हैं। तो चूंकि स्टिगोसिफेलिया एम्फीबिया में और एम्फीबिया टेट्रापोडा में आता है, तो टेट्रापोडा में आने के कारण ये 4 पाँव युक्त और प्रत्येक पाँव में कितनी अंगुलियां होती हैं? 5 अंगुलियां होती है। त्वचा पर जो सल्क होते हैं वो त्वचा पर सल्क और अस्थिल पट्टिका युक्त होते हैं। त्वचा या यूँ कहते हैं कि त्वचा के ऊपर सल्क भी पाए जाते हैं और अस्थिल पट्टिकाएं भी पाई जा सकती है। या तो सल्क हो सकते हैं मछलियों की तरह या अस्थिल पट्टिकाएं पाई जा सकती है। इस तरह से अस्थियों की बनी हुई पट्टिकाएं इस तरह से इस पाई जा सकती है पूरी त्वचा के ऊपर। उसके अलावा ये पर्मियन से ट्राइएसिक जो काल था वहाँ तक ये पाए जाते थे। उसके बाद में ये यानी पर्मियन से ट्राइएसिक काल तक ये जीवित थे, और ट्राइएसिक काल जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो ये धीरे धीरे क्या होते गए? लुप्त होते गए। उसके बाद यदि हम बात करें कि इनकी जो करोटी थी, करोटी यानी जो सिर का कपाल था वो ठोस अस्थिल छत सहित था। यानी इनकी करोटी के अंदर ठोस अस्थि की बनी हुई छत थी जो कि इनके सिर को मजबूती प्रदान करती थी, ब्रेन को मजबूती प्रदान करती थी। अब बात करें यदि स्टिगोसिफेलिया जो है ये सारे लुप्त हो चुके हैं, परंतु इनको हम थोड़ा सा यदि देखें कुछ बुक्स के अंदर तो क्या स्टिगोसिफेलिया के बस एग्जाम्पल्स और ये कैरेक्टर देके एग्जाम्पल देके समाप्त कर दिया गया, परंतु अपने थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं ऑर्डर यानी गण तक का, यानी इसमें कितने गण पाए जाते हैं। तो स्टिगोसिफेलिया के अंदर 3 गण हैं। पहला है लेवरिंथोडोंसिया, दूसरा है फाइलोस्पोंडाइल, तीसरा है लेपोस्पोंडाइल। लेवरिंथोडोंसिया, फाइलोस्पोंडाइल और लेपोस्पोंडाइल, ये 3 ऑर्डर हैं किसके अंदर? स्टिगोसिफेलिया के अंदर। लेवरिंथोडोंसिया जो है उसका एग्जाम्पल है यूरोप्स, फाइलोस्पोंडाइल का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोसोरस और लेपोस्पोंडाइल का एग्जाम्पल है डिप्लोकेकुलस। तो ये 3 ऑर्डर हैं स्टिगोसिफेलिया के अंदर, या स्टिगोसिफेलिया सब क्लास के अंदर 3 ऑर्डर हैं, लेवरिंथोडोंसिया, फाइलोस्पोंडाइल और लेपोस्पोंडाइल। तीनों ही लुप्त हो चुके हैं, जिनके अपने यहाँ पर कैरेक्टर नहीं देखने, बस केवल एग्जाम्पल्स अपने को देखने हैं। अब यदि हम बात करें जो हैं अपने सेकंड जो सब क्लास है लिस एम्फीबिया,
लिस एम्फीबिया के सारे जंतु जो हैं वो जीवित हैं, और जीवित होने के साथ साथ इन्हें आधुनिक एम्फीबियंस इसमें इंक्लूड किया गया है, और इनके अंदर जो है ड्रमल जो अस्थिल कंकाल पाया जाता है, इनको ये सारी जाति पहली बात तो जीवित हैं। दूसरी बात, इनमें आधुनिक जितने भी एम्फीबियंस हैं उनको सम्मिलित किया गया है, आधुनिक एम्फीबियंस को सम्मिलित किया गया है। दूसरा, इनमें अस्थिल कंकाल पाया जाता है। अस्थिल कंकाल होता है जो अस्थि का बना होता है। उसके अलावा यदि इनकी बात करें, इनके दांत सरल और छोटे होते हैं। वो दांत क्या होते हैं? सरल और छोटे होते हैं। छोटे होते हैं यानी लगभग ये समदंती होते हैं और पॉलीफायोडोंट होते हैं, तो यानी सरल प्रकार के हैं। यानी इनके अंदर दांतों के अंदर क्या है कि ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि विभिन्नता ही नहीं पाई जाती, लगभग दांत सेम एक समान आकार और आकृति के होते हैं, इसलिए दांत क्या होते हैं इसके सरल प्रकार के होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि छोटे होते हैं दांत, अब चूँकि इनके अंदर जो ये इसका कारण ये भी है क्योंकि इनकी जो जीभ है वो भी क्या है, भोजन को लेने में क्या होती है, सहायक होती है, और दांत केवल भोजन मुख गुहा से बक्कल कैविटी से बाहर नहीं आए, उनका इतना ही काम होता है। अब यदि इसकी बात करें हम, लिस एम्फीबियंस जो हैं ऑर्डर, उसको हम 3 लिस एम्फीबिया जो सब क्लास है उसको 3 ऑर्डर के अंदर बांटा गया है। कितने ऑर्डर के अंदर बांटा गया लिस एम्फीबिया को? 3 ऑर्डर के अंदर। पहला है एपोडा या जिम्नोफोइना, दूसरा है यूरोडेला और तीसरा है एन्यूरा। एपोडा जिनके अंदर पैर नहीं होते हैं, जिनके अंदर क्या होते हैं, पैर नहीं होते हैं। और जिम्नोफोइना का जो अर्थ होता है, उसका जो अर्थ है, इसका अर्थ ये होता है कि ये सांप की तरह या सरपेंट लाइक एनिमल होते हैं, यानी पैर इनमें होते नहीं हैं क्योंकि सांपों में पैर नहीं पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका दूसरा नाम जिम्नोफिना रखा गया है, क्योंकि ये सांप की तरह होते हैं। एपोडा यानी पैर इनमें नहीं पाए जाते और सांप की तरह लंबे बेलनाकार होते हैं। दूसरे यूरोडेला, ये छिपकली की तरह होते हैं। यूरो का अर्थ होता है पूंछ, डेला यानी धारण करना है, पाया जाना, तो इनके अंदर पूंछ पाई जाती है, छिपकली की तरह दिखाई देते हैं। तीसरे कौन से होते हैं? एन्यूरा। एन्यूरा जिनके अंदर पूंछ नहीं पाई जाती है। एन्यूरा का अर्थ क्या होता है? जिनमें पूंछ नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहा गया? दुम रहित एम्फीबियंस भी कहा जाता है। अब यदि हम बात करें सबसे पहले एपोडा की, या जिनके हम कह सकते हैं कि जिम्नोफियोना भी बोलते हैं, तो एपोडा का अर्थ मैंने बताया था कि ए का मतलब होता है एब्सेंट, या यूँ इनका अगर सीधा ही बोलें, पहला इसका लक्षण क्या है एपोडा का, कि इनमें पैर नहीं पाए जाते हैं, इनमें पैर नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, पैर नहीं पाए जाते तो ये सरपेंट लाइक यानी सर्प की तरह होते हैं। अब सांपों में भी पैर नहीं होते हैं और उनकी तरह थोड़े लंबे और बेलनाकार होते हैं। कौन से जंतु? एपोडा। उसके अलावा ये जो है ये दृष्टिहीन बिलकारी होते हैं, दृष्टिहीन व बिलकारी होते हैं, यानी इनकी आंखें जो हैं जिनमें प्रतिबिंब वगैरह या आंखें यूँ कह सकते हैं उपस्थित होते हैं जिनमें प्रतिबिंब नहीं बनता है। उसके अलावा इनकी यदि बात करें, जो इनकी कपाल है या करोटी है वो एकदम सघन होती है, उसकी जो अस्थिल छत पाई जाती हैं, करोटी सघन व अस्थिल छत निस्ती की बनी पाई जाती है, उपास्थि में नहीं पाई जाती। केवल किसकी बनी होती है? अस्थिल होती है। संघन का मतलब क्या होता है? एकदम डेंस होती है। डेंस का मतलब एकदम यूँ कह सकते हैं कि पूरी कवर की हुई होती है, और जो है बनी किसकी होती है? ये अस्थिल की होती है, इन अस्थियों की बनी होती है। उसके अलावा इसके अंदर पाँव व मेखलाएँ अनुपस्थित होते हैं, पाँव व मेखलाएँ अनुपस्थित होते हैं। ग्रिडल्स जिनको कहते हैं, ग्रिडल्स एब्सेंट होते हैं। अब देखिए पाँव आप समझते ही हो, 2 टेट्रापोडा पट रहे हैं तो अगर पाँव और पस पाँव दोनों पाए जाते हैं,
और ग्रिडल्स भी दो होती हैं। पेक्टोरल ग्रिडल जो कंधे में होती है, ये कहते हैं अगर पाँव की ओर जो मेखला होती है उसको अंश मेखला कहते हैं, और जो कुल्ले की ओर होती है उसको श्रोणी मेखला या पेल्विक ग्रिडल कहते हैं। तो इसके अंदर चूंकि पैर नहीं है तो इसलिए दोनों ग्रिडल्स भी इसमें नहीं पाई जाती है। उसके अलावा इसके अंदर जो है जो मेल्स होते हैं उनके अंदर बही प्रसारी में बही प्रसारी मैथुन अंग पाया जाता है, मैथुन अंग पाया जाता है, और इसकी लगभग 55 जातियां ज्ञात है, इसकी लगभग 55 जातियां ज्ञात है। तो ये सारे के सारे करैक्टर किसके हैं? एपोडा के या जिम्नोफोनिया के। तो एपोडा का एक का मतलब एब्सेंट होता है, पोडा का मतलब पैर होता है, और जिम्नोफोनिया का मतलब कि सरपेंट लाइक एनिमल, तो वो जंतु जो सांप की तरह लंबे होते हैं, पूंछ युक्त होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जिम्नोफोनिया नाम भी दिया जाता है। तो पैर नहीं पाए जाते, सरपेंट लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण, ये तो इनके नाम मैंने बताया है। एपोडा इसलिए कहते हैं इसको, और सरपेंट लाइक होने के कारण इनको जिम्नोफोनिया भी कहा जाता है। दृष्टिहीन और बिलकारी होते हैं, करोटी सघन और अस्थिल युक्त होती है, अस्थियों से बनी होती है, मेखलाएं नहीं होती हैं। पैर की बात तो हम कर चुके हैं, साथ में क्या नहीं होती है? मेखलाएं भी नहीं होती हैं। उसके अलावा मेल में बही प्रसारी मैथुन अंग पाया जाता है, यानी कि जो नर के शरीर से बाहर जाकर मादा की योनि में जाकर शुक्राणु को निषेचित कर सकता है। लगभग कितनी जातियाँ ज्ञात है? 55 जातियाँ ज्ञात है। अब एपोडा जो है उसको आगे क्लासीफाई नहीं किया गया है। इसके अंदर फिर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जो है इसका एग्जाम्पल इक्थियोफिस है, सिएसिला है, ये दोनों क्या हैं? इस ऑर्डर के एनिमल है जो इस ऑर्डर के अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर पूंछ नहीं पाई जाती है। अगर मैन कैरेक्टर यदि बात करें, सॉरी, इसके अंदर पैर नहीं पाए जाते, ये दृष्टिहीन और बिलकारी होते हैं। इक्थियोफिस अपने पढ़ने में आता है या पढ़ा हुआ होगा आपका पहले कोई भी क्लास में। सेसिलिया है, यूरियोटिफिलस है, यूरियोटिफिलस, सेसिलिया, इक्थियोफिस, ये तीनों के तीनों एपोडा ऑर्डर के एनिमल हैं या एग्जाम्पल्स हैं। तो एपोडा अपना यहीं समाप्त होता है, जिसके मैन कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं यूरोडेला की। यूरोडेला की यदि हम बात करें तो यूरोडेला जो है, ये जंतु जो है जिनके बारे में मैंने बताया था, यूरोडेला जो जंतु होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि यूरो का अर्थ पूंछ होता है, डेला यानी पाया जाना, यानी ये जंतु जिनके अंदर पूंछ पाई जाती है। इनके यदि हम कैरेक्टर बात करें तो मैं ऊपर लिखता हूँ यूरोडेला कैरेक्टर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। पूंछ पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है, पांव उपस्थित व समान आकार के होते हैं, आकार के होते हैं। यानी पहली बात तो यूरोडेला की विशेषता क्या है? इनमें पूंछ पाई जाती है। उसके अलावा इनके अंदर क्या है? पांव पाए जाते हैं और दोनों बराबर आकार के होते हैं। त्वचा पर सल्क और कर्णपटय का अभाव होता है, त्वचा पर सल्क व कर्णपटय का अभाव, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कान में पाई जाती है, का अभाव होता है, यानी एब्सेंट होती हैं। सल्क भी नहीं पाई जाती त्वचा पर, और कर्णपटय यानी कान के अंदर जो हम कान का पर्दा बोलते हैं या टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कहते हैं, वो भी क्या होती है? इसके अंदर एब्सेंट होती है। उसके अलावा जो गिल्स हैं वो स्थायी हो भी सकते हैं या वयस्क में उपस्थित एब्सेंट भी हो सकते हैं। जो गिल्स हैं उपस्थित या अडल्ट में एब्सेंट, अडल्ट में एब्सेंट इसकी विशेषता होती है। उसके अलावा नर में बही प्रसारी मैथुन अंग नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। मैथुन अंग कोपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है। क्या होता है इसमें? एब्सेंट होता है। अब यहाँ पर हमने बात की थी एपोडा के अंदर, नर के अंदर क्या है? बही प्रसारी मैथुन अंग पाया जाता है, जबकि उसके अंदर नहीं पाया जाता है। उसके अलावा जो है इसका लार्वा जलीय अवस्था में पाया जाता है। लार्वा कौन सी अवस्था में पाया जाता है? जलीय अवस्था में पाया जाता है, जलीय अवस्था में पाया जाता है। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हैं? यूरोडेला की। तो यूरोडेला का मतलब ये है कि वे एम्फीबियंस जिनमें पूंछ पाई जाती है उनको क्या कहा जाता है? यूरोडेला कहा जाता है। उसके अलावा इनके अंदर क्या है? पाँव उपस्थित होते हैं और आकार में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके अलावा यदि हम बात करें कि इसके अंदर जो है
त्वचा पर सल्क व कर्णपट्टे का क्या होता है, अभाव है। नहीं सल्क पाए जाते हैं और नहीं जो इंटरनल ईयर उसके अंदर या सॉरी मिडिल ईयर के अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी नहीं पाई जाती है। यूँ सीधा बोलते हैं कि ईयर के अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। उसके अलावा गिल्स जो होता है उसके उपस्थित हो सकते हैं, क्योंकि लार्वावस्था जलीय है इसलिए गिल्स लार्वावस्था में पाए जाएंगे, परंतु अडल्ट में क्या होते हैं एब्सेंट। नर में जो है वही प्रसारोमेथनम जो है वो एब्सेंट होता है और लार्वा अवस्था पाई जाती है जो जलीय अवस्था में रहती है। अब यदि हम बात करें इसके अंदर जो जातियों की संख्या है वो लगभग 300 जातियाँ इसकी अभी तक ज्ञात की गई है। जातियाँ कितनी हैं, लगभग इसमें 300 जातियाँ इसमें मौजूद है, किसमें यूरोडेला के अंदर। तो ये हमने सारे कैरेक्टर जो देखे ये किसके हैं, यूरोडेला के हैं। अब यूरोडेला का यदि हम आगे क्लासिफिकेशन किया गया है हमारी टैक्सोनॉमी में, तो इसको 5 सब ऑर्डर में बांटा गया है। पहला जो सब ऑर्डर है वो है क्रिप्टोब्रैंकियोइडिया। पहला कौन सा है, क्रिप्टोब्रैंकियोइडिया, जिसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोब्रैंकस। दूसरा जो सब ऑर्डर है वो है एम्बायोस्टोमेडिया। एम्बायोस्टोमेडिया के अंदर एग्जाम्पल कौन सा है, एम्बायोस्टोमा। तीसरा है सैलामेंड्रोइडिया। सैलामेंड्रोइडिया का जो एग्जाम्पल है ट्राइटोन और सैलामेंडर्स। फिर है प्रोटियाइड। प्रोटियाइड के अंदर कौन कौन से, प्रोटियस और नेक्टुरस। और फिर है मिनिएटस जिसके अंदर साइरेन, जिसको मड इल भी कहा जाता है, यानी कि कीचड़ की इल, यानी सांप लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण मड इल इसको कहा जाता है और ये कीचड़ के अंदर पाई जाती है। तो यूरोडेला जो है सब ऑर्डर लिस एम्फीबिया के अंदर पहला जो ऑर्डर है वो कौन सा है, एपोडा। दूसरा कौन सा है, यूरोडेला। और तीसरा कौन सा है, एन्यूरा। तो जो ऑर्डर यूरोडेला है उसको 5 सब ऑर्डर में बांटा गया है। क्रिप्टोब्रैंकियोइडा जिसका एग्जाम्पल क्रिप्टोब्रैंकस, एम्बायोस्टोमेडिया जिसका एग्जाम्पल एम्बायोस्टोमा, तीसरा सैलामेंड्रोइडिया का एग्जाम्पल ट्राइटोन और सैलामेंडर्स, और चौथा जो प्रोटियाइड जिसके अंदर प्रोटियस और नेक्चुरस है, और तीसरा मिनिएटस जिसका एग्जाम्पल कौन सा है, साइरेन। तो 5 सब ऑर्डर हैं यूरोडेला ऑर्डर के अंदर। अब बात करते हैं हम एन्यूरा की। तो जो एन्यूरा जंतु हैं, एन्यूरा का अर्थ मैंने बताया था जिनके अंदर क्या नहीं पाई जाती है, पूंछ नहीं पाई जाती है। तो ये बिना पूंछ वाले विशेष प्रकार के क्या होते हैं, उभयचर होते हैं। इनके हम बात करें बिना पूंछ वाले विशेष उभयचर है होते हैं। इनमें कूदने और तैरने की क्षमता क्या होती है, पाई जाती है। इनकी ये विशेषता है कि कूदने और तैरने के लिए इनके अंदर अनुकूलन होता है। उसके अलावा इसका जो वयस्क होता है वो बिना क्लोम के ही पाया जाता है। इसमें कूदने और तैरने की क्षमता होती है, कूदने व तैरने की अनुकूलन पाया जाता है, अनुकूलन पाया जाता है। वयस्क में गिल एब्सेंट होते हैं, वयस्क में गिल एब्सेंट होते हैं। वयस्क में क्या होते हैं, गिल एब्सेंट होते हैं। तो इसका मतलब श्वसनांग जो होते हैं वो लंग्स होते हैं। उसके अलावा यदि बात करें पलकें पाई जाती है, कर्णपट्टे भी पाई जाती है, पलकें भी पाई जाती है। फिर कर्णपट्टे भी उपस्थित होती है, कर्णपट्टे भी उपस्थित होती है। जबकि यूरोडेला के अंदर क्या थी, कर्णपट्टे क्या थी, एब्सेंट। ठीक, उसके अलावा यदि हम बात करें त्वचा जो है ढीली होती है और शल्क रहित होती है। त्वचा क्या होती है इसकी, ढीली होती है। ढीली मतलब जो यूँ कह सकते हैं त्वचा जो है नीचे एपिडर्मिस के नीचे ड्रमिस होती है, तो ड्रमिस के नीचे जो ये कहते हैं कि शरीर के जो संयोजी ऊतक वगैरह होते हैं, या यूँ कहते हैं कि त्वचा जो है वो 2 भागों में बनती है, एपिडर्मिस और ड्रमिस। तो त्वचा और जो कंकाल है उसके बीच में थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है, जिसके कारण त्वचा के एकदम तनी हुई नहीं रहती, जबकि क्या वो थोड़ी ढीली प्रतीत होती है। तो त्वचा शल्क रहित व ढीली होती है। शल्क रहित और क्या होती है, ढीली होती है। उसके अलावा यदि हम देखें तो इसमें अंश मेखला पाई जाती है, और पंसलियाँ जो है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। अंश मेखला उपस्थित, पंसलियाँ
अनुपस्थित। वह निषेचन कौन सा होता है इसमें? बाह्य होता है, निषेचन बाह्य होता है। तो ये सारे करैक्टर किसके हैं? एन्यूरा के होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक चीज़ और, इनमें नियोटिनी जो है वो नहीं पाई जाती है। नियोटिनी मैंने बताया था कि क्या होती है। नियोटिनी का मतलब क्या होता है कि कोई जंतु का जो लार्वा है, कोई जंतु का जो लार्वा है, वो लार्वा यदि लार्वा अवस्था में रहते ही जनन करना शुरू कर देता है तो उस घटना को हम नियोटिनी या चिर भ्रूणता कहते हैं। वो किसके अंदर पाई जाती है? एम्बायोस्टोमा के अंदर मोस्टली देखी जाती है। एम्बायोस्टोमा का एक्सोलोटल लार्वा होता है। कौन सा लार्वा होता है? एक्सोलोटल लार्वा ऑफ एम्बायोस्टोमा। इसके अंदर नियोटिनी पाई जाती है। नियोटिनी का मतलब क्या होता है, मैं वापस एक बार थोड़ा सा समझा रहा हूँ। वैसे पहले की क्लास में मैंने बताया था। नियोटिनी का मतलब ये होता है, या यूँ एक शब्द आता है, पहली बात आती है मेटामॉर्फोसिस। एक शब्द अपने थोड़ा सा बात करें इस पर, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का अर्थ क्या होता है कि लार्वा का अडल्ट में चेंज होना, या यूँ कहते हैं कि जो लार्वा अवस्था है वो अपने अंदर कुछ प्रोग्रेसिव या रिट्रोग्रेसिव चेंजेस करके अडल्ट में चेंज हो जाती है। इस घटना को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। और जहाँ भी लार्वा होगा वो मेटामॉर्फोसिस करके ही अडल्ट में चेंज होता है। परंतु नियोटिनी क्या है, ये मैं थोड़ा सा इसी संदर्भ में मैं बता देता हूँ। नियोटिनी का मतलब ये होता है कि यदि किसी जंतु का जो लार्वा है वो मेटामॉर्फोसिस करके अडल्ट में चेंज न हो तो क्या है कि वो लार्वा अवस्था में रहेगा। और लार्वा अवस्था में अगर वो रहेगा तो उसी लार्वा अवस्था वो लंबी चलती रहती है उसकी। और लार्वा अवस्था जब लंबी चलेगी तो लार्वा अवस्था में रहते रहते वो जनन करना शुरू कर देता है। तो इस घटना को हम कहते हैं नियोटिनी। क्या कहते हैं इसको? नियोटिनी। और नियोटिनी को हिंदी में कहते हैं चिर भ्रूणता। अगर हिंदी में बात करें चिर भ्रूणता, चिर का अर्थ था लंबे समय तक, भ्रूणता का यानी भ्रूण अवस्था का पाया जाना। और यहाँ भ्रूण अवस्था का मतलब क्या है? लार्वा अवस्था का पाया जाना। और ये चिर भ्रूणता या नियोटिनी का सबसे अच्छा उदाहरण है एम्बायोस्टोमा का एक्सोलोटल लार्वा। सेकेंड ईयर के अंदर हम इन दोनों का अलग अलग अध्ययन करते हैं। एम्बायोस्टोमा का भी अध्ययन करते हैं और एक्सोलोटल लार्वा का भी इसमें अध्ययन करते हैं। तो इसके अंदर जो है अगला जो है, इसके अंदर चिर भ्रूणता एब्सेंट होती है, यूँ कहते हैं नियोटिनी एब्सेंट होती है। क्योंकि आपने इसका हम जो एन्यूरा पढ़ रहे हैं, एन्यूरा के अंदर क्या होता है कि जैसे हमने मेंढक देखे हैं तो मेंढक सारे के सारे एन्यूरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। मेंढक सारे किस में आते हैं? एन्यूरा में आते हैं। तो मेंढक का जो लार्वा होता है, टेडपोल लार्वा, कभी हमने देखा नहीं है कि मेंढक का टेडपोल लार्वा अवस्था में रहते ही जनन की क्रिया शुरू कर दे, ऐसा हमने कभी उसमें देखा नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि जो नियोटिनी है वो यूरोडेला के जंतुओं में पाई जाती है। और सबसे अच्छा उदाहरण मैंने बताया एम्बायोस्टोमा का एक्सोलोटल लार्वा। अब देखिएगा एन्यूरा के करैक्टर एक बार फिर देख लेते हैं कि बिना पूंछ वाले विशेष उभयचर होते हैं। विशेष उभयचर का मतलब इनमें कूदने और तैरने की क्षमता पाई जाती है, अनुकूलन पाया जाता है। इसका उदाहरण मैंने भी बताया, मेंढक आएंगे सारे इसके अंदर, फ्रॉक्स जितने भी हैं। तो फ्रॉक्स को आप देख सकते हो कि उनके अंदर वो कूद भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं, जल में भी जा सकते हैं, स्थल पर भी जा सकते हैं। तो विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। उसके अलावा वयस्क में गिल्स एब्सेंट होते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि इनकी लार्वा अवस्था में क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। क्योंकि लार्वा अवस्था मछली की क्या होती है? समान होती है। उसके बाद में बात करें में पलकें पाई जाती हैं। पलकें जो कि जल से इनकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। कर्णपट्य भी पाया जाता है। कर्णपट्य मतलब जो कर्ण होता है, उस कर्ण के अंदर यानी कान के अंदर जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या कान का पर्दा पाया जाता है। उसके अलावा त्वचा पे सल्क नहीं पाए जाते और त्वचा ढीली बंदी होती है, जो कि इनको एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि त्वचा जो है बोन के साथ जो है वो बहुत एकदम कठोरता से नहीं जुड़ी होती, बल्कि उनमें थोड़ा स्पेस होते हैं, जिसके कारण त्वचा क्या रहती है? इनकी ढीली रहती है। उसके अलावा अंश मेखला उपस्थित होती है, जो कि अस्थि की बनी होती है। अंश मेखला पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल दोनों पाई जाती है इसमें, और दोनों किसकी बनी होती है? अस्थि की होती है। इनमें पंसलियाँ एब्सेंट होती हैं, जीभ से नहीं पाई जाती। निषेचन बाह्य होता है। मेंढक में आपने देखा होगा कि नर और मादा जो है जनन के समय जल के अंदर आ जाते हैं। नर मादा की पीठ पर बैठ जाता है और मादा जैसे ही अंडे छोड़ती है तो नर उनके ऊपर के अपने शुक्राणु छोड़ता जाता है। तो निषेचन जल के अंदर होगा और कौन सा होता है? बाह्य होता है। और नियोटिनी एब्सेंट होती है। तो नियोटिनी ये शब्द याद रखना, बहुत बार आएगा। अपने डेवलपमेंट बायोलॉजी में भी नियोटिनी को पढ़ेंगे। जब भी आप यूरोडेला की बात करेंगे एम्फीबिया के अंदर, तो तब भी यूरोडेला जो ऑर्डर है उसके अंदर नियोटिनी का जिक्र होता है। अब हम बात करें कि एन्यूरा जो है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और सबसे अच्छा उदाहरण मैंने बताया इसका मेंढक। तो मेंढक में कहीं भी पूंछ नहीं पाई जाती है। अडल्ट अवस्था की बात हो रही है। अडल्ट में
टेल एब्सेंट है, ये आप देख सकते हो मेंढक अपने चारों, परंतु लार्वा अवस्था में पूंछ पाई जाती है। अब देखिएगा एन्यूरा की यदि हम बात करें तो इसको कितने सब ऑर्डर में बांटा गया, 5 सब ऑर्डर में बांटा गया। पहला है एम्फिशियोला, इसका उदाहरण है एस्केफस। दूसरा है ओफिस्टोशियोला, एलाइटिस, पाइपा, जिनोपस, ये सारे के सारे मेंढक की जातियाँ हैं जो ओफिस्टोशियोला के अंदर है। इसके अलावा एनेमोसिला, इसका एग्जाम्पल है पेलियोबेटिस। उसके अलावा चौथा जो सब ऑर्डर है वो है प्रोसियोला, जिसके अंदर ब्यूफो, हाइला, राइनोडर्मा, ब्यूफो और हाइला अपने यहाँ पाए जाते हैं। मोस्टली ब्यूफो अपने शाम के समय जो नालियों के पास पाए जाने वाला मेंढक होता है। और पांचवा जो सब ऑर्डर है वो है डिप्लियोशियोला, जिसके अंदर राना टिग्रिना, जो हम भेक या बड़ा मेंढक जो अपने जल और स्थल दोनों जगह पाया जाता है, हरे रंग का होता है, तो वो डिप्लियोशियोला के अंदर पाया जाता है, राना टिग्रिना। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये हमारा क्या है, एम्फीबियंस के करैक्टर हैं मैन और एम्फीबियंस का क्लासिफिकेशन। एक बार मैं हल्का सा पूरे क्लासिफिकेशन को एक साथ रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले एम्फीबिया को सब क्लास में बांटा गया है, 2 सब क्लास में, स्टिगोसिफेला और लिस एम्फीबिया। तो 2 सब क्लासों में से स्टिगोसिफेला जो है इसको आगे 3 ऑर्डर में बांटा गया है। पहला है लेब्रिंथोडोंसिया, फाइलोस्पोंडाइल और लेपोस्पोंडाइल, 3 ऑर्डर हैं। लेब्रिंथोडोंसिया का एग्जाम्पल है यूरोपस, फाइलोस्पोंडिला का एग्जाम्पल है ब्रैंकियोसोरस और लेपोस्पोंडाइल का एग्जाम्पल है डिप्लोकैकुलस। अब देखिएगा स्टिगोसिफेलिया, इसके ऑर्डर, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं ये विलुप्त हो चुके हैं, इनका केवल जैव विकास की दृष्टि से महत्व है, वर्तमान में जीवित नहीं है। स्टिगोसिफेला के करैक्टर मैंने भी आपको बता दिए पूरे डिटेल में कि क्या क्या होते हैं। उसके बाद में यदि हम बात करें लिस एम्फीबिया, लिस एम्फीबिया जो ऑर्डर है, सब क्लास है, वो जीवित है, वर्तमान में ये पाई जाते हैं। ये सभी जंतु जो अपने घरों में हैं, मोस्टली मेंढक जो हैं वो इसी लिस एम्फीबिया के अंदर हैं, जो कि हम अपने चारों ओर देखते हैं। लिस एम्फीबिया सब क्लास को 3 ऑर्डर के अंदर बांटा गया है। एपोडा जिनमें पैर नहीं पाए जाते, यूरोडेला जिनमें पूंछ पाई जाती है, एन्यूरा जिनके अंदर पूंछ नहीं पाई जाती है। एपोडा या जिम्नोफोनिया जो सांप की तरह दिखाई देते हैं, इनके अंदर पैर नहीं होते, इनका एग्जाम्पल है इक्थियोफिस और शेशिएला। तो इनके क्या क्या जो करैक्टर्स है वो मैंने सभी बताए। मैन करैक्टर ये दृष्टिहीन और बिलकारी होती हैं, पैर नहीं पाए जाते और सांप की तरह होते हैं। उसके बाद में बात करें यूरोडेला की, तो यूरोडेला जो है जंतु, इनके अंदर पूंछ पाई जाती है। यूरोडेला ऑर्डर के जंतुओं में क्या पाई जाती है, पूंछ पाई जाती है। उसके अलावा जो है गिल्स केवल लार्वा अवस्था में पाए जाते हैं, अडल्ट में एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा जो है त्वचा पर सल्क और कर्णपट्टे का क्या होता है, अभाव होता है। और यूरोडेला जो है छिपकली की तरह दिखाई देने वाले जंतु हैं, क्योंकि इनमें पूंछ पाई जाती है। यूरोडेला का अर्थ ही ये पूंछ पाया जाना। इनके अंदर चिर भ्रूणता पाई जाती है, सबसे बड़ा इसका लक्षण है नियोटिनी अवस्था पाई जाती है। अब जो यूरोडेला है इसको 5 सब ऑर्डर में बांटा गया है। क्रिप्टोब्रैंकियोइडा, जिसका एग्जाम्पल है क्रिप्टोबैंकस। दूसरा जो है सब ऑर्डर है एम्बायोस्टोमेडिया, एम्बायोस्टोमा जिसका एग्जाम्पल है। तीसरा सब ऑर्डर है सैलामेंड्रोइडिया, जिसका एग्जाम्पल है ट्राइटोन और सैलामेंडर। चौथा जो सब ऑर्डर है वो है प्रोटेड, जिसका एग्जाम्पल है प्रोटियस और नेक्चुरस। और पांचवा मिनेटस, जिसका एग्जाम्पल है साइरेन और मड, जिसको मडिल भी कहा जाता है। अब तीसरा जो ऑर्डर है लिस एम्फीबिया का, एन्यूरा, जिससे हम सबसे ज़्यादा टच में रहते भी हैं, जिसमें मेंढक पाए जाते हैं। लिस एम्फीबिया के अंदर जो तीसरा ऑर्डर है उसको 5 सब ऑर्डर में बांटा गया है। एम्फियोशियला, जिसके अंदर एस्केपस एग्जाम्पल है। दूसरा जो सब ऑर्डर है वो है ओफिस्टोशियला, जिसका एग्जाम्पल एलाइटिस, पाइपा और जिनोपस है। तीसरा जो सब ऑर्डर है वह एनेमोशियोला, जिसका पेलियोबेटस एग्जाम्पल है। चौथा सब ऑर्डर है प्रोशियोला, जिसका एग्जाम्पल ब्रूफो, हाइला और राइनोडर्मा है। और पांचवा सब ऑर्डर है डिप्लेशियोला, जिसका एग्जाम्पल है राना टिग्रिना, जो अपने देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज अपने देखा है एम्फीबिया का जो करैक्टर और एम्फीबिया के जो मेन करैक्टर हैं ऑर्डर तक के, और विद एग्जाम्पल्स वो आज अपने देखे हैं। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर अपने रेप्टाइल्स के पहले जनरल करैक्टर देखेंगे, उसके बाद में उसका जो है क्लासिफिकेशन देखेंगे। थैंक यू आज के लिए।